हेलो और स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर की कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान ने मार्केट को तो पूरी तरह से जीत लिया, लेकिन आखिर में खुद ही से हार गया। ये सिर्फ कुछ नंबर्स की बात बिल्कुल नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और एक लिविंग लेजेंड के उतार चढ़ाव की एक बेहद ड्रामेटिक दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालते हैं, $100 मिलियन। और ध्यान दीजिए, ये आज के जमाने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की, जब पूरी दुनिया फाइनेंशियली टूट रही थी। उस वक्त इस एक इंसान ने एक ही झटके में ये मैसिव रकम कमाई थी, जो आज के हिसाब से लगभग $1.5 बिलियन के बराबर होती है। लोगों ने बॉय प्लंजर और द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहते थे। किताबें लिखी गईं, अखबारों के फ्रंट पेज भरे गए, वो एक जीता जागता मिथ बन गए थे, ट्रेडिंग की दुनिया के एकदम भगवान। लेकिन ये लेजेंड आखिर शुरू कहां से हुआ? आइए बढ़ते हैं एक्ट 1 की तरफ। अ यंग बॉय विद बिग ड्रीम्स, एक छोटे लड़के की कहानी। साल था 1877 और जगह थी मैसाचुसेट्स। गरीबी और खेती के उस थका देने वाले काम से बचने के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र में जेसी लिवरमोर ने अपना घर छोड़ दिया। जब वो बॉस्टन पहुंचे तो उनकी जेब में कितने थे? सिर्फ $5। एक ब्रोकरेज फर्म में उन्हें काम मिला, टिकर टेप से आने वाले स्टॉक प्राइसेस को एक बड़े ब्लैक बोर्ड पर जल्दी जल्दी लिखने का। अब बाकी लोगों के लिए ये एक बहुत ही बोरिंग काम हो सकता था, लेकिन इस 14 साल के लड़के के लिए ये बिल्कुल हिप्नोटिक था। वो लगातार उन नंबर्स को देखते, उनके पैटर्न्स को समझते और प्राइस मूवमेंट्स की एक अजीब सी रिदम उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखने लगी थी। और पता है इस पैटर्न रिकग्निशन का क्या नतीजा निकला? उन्होंने अपने उन्हीं $5 के साथ अपना पहला ट्रेड लिया। प्रॉफिट कितना हुआ? एग्जैक्टली $3.12। दिखने में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन उस 14 साल के लड़के के दिमाग में एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी। यही नंबर्स और यही ट्रेडिंग अब जिंदगी भर का रास्ता बनने वाले हैं। ये उनका लाइफ पाथ था। इसके बाद आता है एक्ट 2, फ्रॉम बकेट शॉप्स टू वॉल स्ट्रीट। ये कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। 1890s के अमेरिका में ट्रेडिंग का माहौल बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा था। एक तरफ थी बकेट शॉप्स, जो बेसिकली गैम्बलिंग डेन्स हुआ करती थीं, जहां बिना एक्चुअल स्टॉक खरीदे सिर्फ प्राइस पर बेट लगाई जाती थी। प्योर स्पेक्यूलेशन। लिवरमोर इन जगहों के किंग बन गए और वो इतना लगातार जीते कि आखिर में इन दुकानों ने उन्हें परमानेंटली बैन ही कर दिया। और फिर दूसरी तरफ था 1900s का वॉल स्ट्रीट। ये एक असली एक्सचेंज था, जहां खेल सिर्फ प्राइस का नहीं बल्कि वॉल्यूम और मार्केट मैनिपुलेशन का चलता था। बकेट शॉप्स का एक स्टार विनर वॉल स्ट्रीट के इस कॉम्प्लेक्स जाल में एकदम नया और अनजान था। शुरुआत में तो वॉल स्ट्रीट ने उन्हें बुरी तरह हराया। एक के बाद एक कई बार बैंक्रप्सी आई, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व करना नहीं छोड़ा। वो लगातार सीखते रहे। और फिर आया 1907 का सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक और बड़ा मार्केट क्रैश। इस बार उन्होंने मार्केट गिरने की बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट पोजीशन ली। प्रॉफिट हुआ पूरे $3 मिलियन का। उस एक सिंगल ट्रेड ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि अब इस इंसान को बिल्कुल सीरियसली लिया जाए। यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा फेज, एक्ट 3, द पीक ऑफ 1929, जब पूरी दुनिया डूब रही थी। रोरिंग 20s के उस दौर में जब इकोनॉमी अपने एब्सोल्यूट बूम पर थी और शेयर मार्केट बिल्कुल एक कसीनो जैसा बन चुका था, लिवरमोर ने सबसे अलग सोचा। उनका ये मशहूर कोट दरअसल पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। जब जूते चमकाने वाला भी स्टॉक टिप्स देने लगे तो मार्केट टॉप पर है। जब गली मोहल्ले से लेकर अमीर गरीब हर कोई ब्लाइंडली स्टॉक्स खरीद रहा था, तो उन्हें समझ आ गया कि मार्केट अब बेहद खतरे में है। सभी की एडवाइस के खिलाफ जाकर बिना किसी को बताए उन्होंने साइलेंटली एक मैसिव शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी। बाकी सब जहां बाय कर रहे थे, वो हैवी बोरोइंग करके लगातार सेल कर रहे थे। और फिर आया 24 अक्टूबर 1929, ब्लैक थर्सडे। मार्केट का एकदम फ्री फॉल, तबाही और पैनिक। लेकिन उनकी उस शॉर्ट पोजीशन ने उन्हें वो लेजेंडरी $100 मिलियन का प्रॉफिट दिला दिया। उस दिन उनका पावर इस हद तक बढ़ गया था कि सोचिए, खुद जेपी मॉर्गन की टीम ने स्पेसिफिकली उन्हें फोन करके अपील की। उनसे बस एक ही मांग की गई कि प्लीज अपनी सेलिंग रोक दीजिए, वरना इकोनॉमी पूरी तरह डूब जाएगी। किसी भी ट्रेडर के लिए ये एक अल्टीमेट पावर मोमेंट था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक्ट 4, द ट्रैजिक डाउनफॉल, एक तीव्र और दुख भरी गिरावट।
कहा जाता है कि जब कोई बिल्कुल ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है तो वहां से आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सीधे नीचे की तरफ। और ये गिरावट कोई आम गिरावट नहीं थी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। यहां एक क्लियर और सच कहूं तो डरावना पैटर्न नजर आता है। बहुत सारा पैसा कमाना, उसे लैविशली खर्च करना और फिर सब कुछ खो देना। 1908 में पहली बैंक्रप्सी, वो वापस आए। 1915 में दूसरी बार, फिर वापस आए। और आखिर में 1934 में तीसरी बैंक्रप्सी। ये वॉलेटाइल पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि मार्केट को इतनी डीपली समझने वाला ये माइंड दरअसल खुद अपने अंदर की उथल-पुथल को नहीं संभाल पा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी? दरअसल उनकी सबसे बड़ी कमी मार्केट के रूल्स में नहीं थी, उनके खुद के इमोशंस में थी। ये कितनी आयरनी की बात है कि उन्होंने खुद अपनी फेमस बुक रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर में ट्रेडिंग के सॉलिड रूल्स लिखे थे। पर जब प्रैक्टिकल वक्त आया तो फियर और ग्रीड के दबाव में आकर उन्होंने खुद ही अपने लिखे हुए नियम तोड़ दिए। दूसरों की बेकार टिप्स पर भरोसा किया, लूजिंग पोजीशंस में और पैसा लगाया यानी एवरेज डाउन किया, और लॉसेस को जल्दी रिकवर करने के चक्कर में लीवरेज बढ़ा दिया। जैसे ही रूल्स टूटे, पैसा भी चला गया। और अब आते हैं एक्ट 5 पर, नवंबर 1940, एक बेहद अकेला और आखिरी दिन। जब सारा पैसा गया तो कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ वर्थ भी चली गई। एक 63 साल का इंसान जो तीसरी बार कंगाल हो चुका था और कमबैक की सारी कोशिशों में पूरी तरह नाकाम हो चुका था, अकेले में पूरी तरह टूट गया। न्यूयॉर्क के एक होटल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर ली और अपने कोट की जेब में एक छोटा सा नोट छोड़ा। उसमें लिखा था, माई लाइफ हैज़ बिन अ फेलियर। सोचिए, एक इंसान जिसने अकेले दम पर $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया, जिसके पास पूरी दुनिया का अटेंशन था, उसने अपना अंत इतने अकेलेपन और दुख में किया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अंदर तक हिला देती है। इस दर्दनाक एंड से एक बहुत गहरा पैगाम निकल कर आता है। ट्रेडिंग में नुकसान होना या कोई भी फाइनेंशियल सेटबैक आना जिंदगी का अंत बिल्कुल नहीं होता। असली ट्रेजेडी उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं था। असली ट्रेजेडी थी उनका आइसोलेशन, अकेले उस दर्द को सहना और किसी से मदद ना मांगना। अगर कभी भी लगे कि अंधेरा बहुत घना हो गया है तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना सबसे पहला काम होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर दी गई वेरीफाइड हेल्पलाइंस क्लियरली दिखाती हैं कि सपोर्ट हमेशा हर वक्त अवेलेबल है। बात करना हमेशा जरूरी है। आइए बढ़ते हैं 5 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेसन्स। इतनी बड़ी कहानी को सिर्फ एक दुख भरे अंत पर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। उस जीनियस माइंड ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसे इमॉर्टल प्रिंसिपल्स छोड़े हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये 5 पॉइंट्स उनकी पूरी सक्सेस और फेलियर्स का निचोड़ है। पहला, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उन्हें रिगरसली एनफोर्स करना मैंडेटरी है। दूसरा, कभी भी लूजिंग पोजीशन में एवरेज डाउन मत करिए। लॉस को पहचान कर एग्जिट करना एक बड़ी आर्ट है। तीसरा, दूसरों की ओपिनियंस और टिप्स सिर्फ फोकस खराब करती हैं, अपना रिसर्च खुद होना चाहिए। चौथा, अकाउंट के फंड्स के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करना बराबर का जरूरी है। ड्रॉडाउन्स तो आएंगे ही, उन्हें मेंटली झेलने की तैयारी होनी चाहिए। और पांचवा, लेगेसी पैसों में नहीं, उन प्रिंसिपल्स में होती है जो आप पीछे छोड़ते हैं। पैसा भले ही गया, लेकिन उनके सिखाए गए नियम आज भी अमर हैं। तो आखिर इसका सॉलिड सोल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं द सिस्टम सोल्यूशन। इन सभी बातों को सुनने के बाद एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सामने आना चाहिए। एक ऐसी चीज जिसका लैक उनके फाइनल डाउनफॉल का असली कारण बना था। एक तरफ है हमारी मानवीय भावनाएं, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग और इंपल्सिव डिसीजंस जो किसी भी अच्छे भले एनालिसिस को बर्बाद कर सकती हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जैसे एल्गोग्राफ प्लेटफॉर्म का यूज करना। ऐसे सिस्टम्स इसीलिए गेम चेंजर बन जाते हैं क्योंकि एक बार रूल सेट होने के बाद मशीन ऑब्जेक्टिवली सिर्फ उस पर काम करती है। वहां डर या लालच का कोई दखल नहीं होता। प्री सेट स्ट्रैटेजीज एक बिल्कुल कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मेंटेन करती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। ट्रेडिंग हो या लाइफ के बाकी फाइनेंशियल डिसीजंस, क्या हमेशा डर और लालच हावी रहेंगे या एक ठोस सिस्टम उन भावनाओं को कंट्रोल में रखेगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको डीपली विचार करना चाहिए। आज की इस कहानी ने साफ दिखाया कि डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रैटेजी से 1000 गुना बड़ा होता है। अगले एक्सप्लेनर में हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के पहले और सबसे अजीब स्पेक्युलेटिव बबल को, यानी ट्यूलिप मेनिया, जहां सिर्फ एक फूल ने पूरी की पूरी इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया था। तब तक के लिए लॉजिक और फैक्ट्स पर ध्यान बनाए रखें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।